दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है आपका कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है। देखो यहाँ पर आपका दिया है वर्तमान, ठीक है। तो देखो पहले क्या हुआ करता था कि पहले 30 हुआ करते थे प्लस 1 बराबर 31 होते थे, लेकिन 3 को और बढ़ा दिया गया है और 3 लोगों के और बढ़ जाने के कारण अब संख्या आपकी हो गई है 34। तो ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखेगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, राष्ट्रपति को लिखेगा, ठीक है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय है वो अपना जो त्याग पत्र देना चाहता है तो आपके राष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर दे सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति करते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन कह सकते हैं कि परामर्श लेते हैं। परामर्श किससे लेते हैं? तो आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? और ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके हैं। यहाँ पर आपका 4 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। डेट याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है, अर्थात कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनका कितने उम्र तक ये लोग सेवा कर सकते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा 65 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? तो यहाँ पर वेतन का जो निर्धारण होता है वो आपके संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी अगर न्यायाधीश है और वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे हाई कोर्ट में कितने दिनों तक यहाँ पर कह सकते हैं वकील या कह सकते हैं एडवोकेट होना आवश्यक है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर वो हाई कोर्ट में 10 साल तक सेवा देता है एडवोकेट के रूप में तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। या कह सकते हैं कि हाई कोर्ट में अगर 5 साल तक वो जज के पद पर रहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकता है। दोनों ही पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, डी नंबर, संविधान भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ पर खाली स्थान बनना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन पर भी आपका महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। ये प्रक्रिया जो कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदन से अगर 2/3 पारित हो जाता है तो उसे महाभियोग आपका बोला जाता है, ठीक है। अब ये महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर भी लगती है, ठीक है। ये 2 बटे वाली जो 3 प्रक्रिया इसे महाभियोग कहते हैं, इसमें से दोनों सदन को देना पड़ता है
और आपके नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ऐसे कई पद हैं जहाँ पर आपके ये पद आपको कह सकती है महाभियोग शब्द दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा करता है ये आपका कौन है, तो याद रखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट जो आपका है वो 32 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करना इसका कर्तव्य है आपकी सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है, तो ये अधिकार दिया गया है किसको, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। देखिए राष्ट्रपति को तो है ही, है ना, साथ में आपकी किसी भी उच्च न्यायालय को है, तो यहाँ पर आपका बी और सी आपका दोनों हो जाएगा। वैक्सी एग्जामों में ऑप्शन आपको इसे नहीं दिया जाता है, ठीक है, तब आपको डायरेक्ट आपको राष्ट्रपति लगाना पड़ता है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी और सी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कानून के अंतर्गत यह निहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्यवाही होती है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में होती है, अर्थात अंग्रेजी भाषा में होती है। और ये किस कानून के अंतर्गत ये आपका निहित है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 145 के द्वारा, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई। जनहित याचिका की शुरुआत जो की गई वो आपकी किसके द्वारा की गई, तो संसदीय एक्ट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा। इन तीनों में कोई ऐसा आप नहीं है जो जनहित याचिका आपकी हो गई, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है कि लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश कौन है। लोकहितवाद अर्थात जो मुकदमे हैं इनके संकल्प की जो ली गई है वो आपकी यूएसए से ली गई है, ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति का सेवानिवृत्ति आयु बताइए। सॉरी यहाँ पर उच्च न्यायालय है अर्थात हाई कोर्ट की बात कह रहा है, और हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति की जो होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो आपकी कितनी होती है, 62 वर्ष, ठीक है, 62 वर्ष होती है। एक संशोधन कराया गया था जिसमें कहा गया था कि उनकी भी 65 वर्ष कर दी जाए, लेकिन वो संशोधन आपका पास नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है, यह आपकी याचिका कौन सी है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो आपकी कहाँ से दिए जाते हैं, तो यहाँ पर उच्च न्यायालय है अर्थात हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट आपके वर्तमान में कितने हैं, 25 हैं, ठीक है, जो कि राज्यों में होते हैं, अर्थात इनके वेतन भत्ते आपके राज्य की समेकित अर्थात राज्य की संचित निधि से आपके दिए जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। कार्यवाही लंबित होने की दशा में आपकी जो रिट प्रयोग की जाती है ये रिट आपकी कौन सी है, तो इस रिट का नाम है उत्प्रेषण, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय की परमादेश एक ये भी रिट होती है, और इसे जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर 20 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो अपना त्यागपत्र देता है वो किसको देता है, तो याद रखिए उच्च न्यायालय होते तो हाई कोर्ट में हैं, लेकिन नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो आपके राष्ट्रपति करते हैं, और जो नियुक्ति करेगा त्यागपत्र आपको उसी को देना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चलित न्यायालय जिसे बोलते हैं मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र है। मोबाइल कोर्ट
और यहाँ पर आपका जवाब 22 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति भगवती। ठीक है, इनकी देन है क्योंकि मोबाइल कोर्ट, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और इसके आंसर के साथ में है अब नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपको कह सकते हैं निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन बनेंगे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनको जो नियुक्त करता है, कौन नियुक्त करता है? यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, कौन करते हैं आपके? तो आपके राष्ट्रपति करते हैं। और अभी हमने बताया था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनको भी आपके कह सकते हैं 2/3 जो कि एक महाभियोग की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इनको इसी प्रकार से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? निर्वाचन आयोग, और जो आपका निर्वाचन आयोग है, और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, डी नंबर। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आपके भारत के संविधान में आपके निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी पदावधि पूछा है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, सी नंबर, 6 वर्ष या 65 वर्ष। याद रखिएगा कितनी होती है, 6 वर्ष या 65 वर्ष होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। मतलब कि 18 वर्ष की आयु पर, देखो पहले आपकी 19 वर्ष की गई थी। ठीक है, तो यहाँ 21 वर्ष की गई थी, तो 21 को घटाकर यहाँ पर 18 किया गया। और ये आपका कब किया गया था? तो ये किया गया था आपके 1989 में। ठीक है, तब से 18 वर्ष की आयु पर यहाँ पर मताधिकार दे सकते हैं। ठीक है, अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, अर्थात उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा कर सकते हैं? तो यहाँ पर अभी हमने बताया था कि आपकी अगर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनको अगर पद से हटाया जा सकता है तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 से अगर प्रमाणित कर दिया जाता है तो इनको अपने पद से हटना पड़ता है। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? तो याद रखिए पहले आपके निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य रहते थे, लेकिन जब 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया तो यहाँ पर जनता ज़्यादा हो गई, ज़्यादा लोड बढ़ गया। इस कारण से यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। और ये किया गया था कब? तो आपके 1989 में ही होगा। ठीक है, क्योंकि तभी क्या हुआ था, 21 से घटाकर 18 किया गया था। तो आपका यहाँ से 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए। अगला है भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? भारत में हम लोग मत अधिकार देते हैं ना, ये जो अधिकार है यह हमारा कैसा अधिकार है? एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, वैधानिक अधिकार है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। और हमने बता दिया है कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके यहाँ पर। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, B.R. मेहता को। ठीक है, B.R. मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता ने जो सिफारिश किया था वो आपकी किस प्रकार की? तो अशोक मेहता की बात है तो ये आपकी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, अर्थात इन्होंने कहा था कि अगर किसी भी क्षेत्र का विकास करना है तो 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा ये आपका साबित नहीं हुआ, ये आपका गलत हुआ। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था के जो आपके प्रावधान हैं वो आपके हैं किस में? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर 9। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ प्रारंभ की गई? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो राजस्थान के बाद आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। तो
तो सर्वप्रथम आपके 2 अक्टूबर को कह सकते हैं राजस्थान में, और आपके आंध्र प्रदेश, ये 2 जगह आपको की गई थी, जिसमें सबसे पहले आपके आंध्र प्रदेश में की गई थी। अगला है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिया हो। पंचायत का चुनाव अगर लड़ना है तो उम्र उसकी कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, याद रखिएगा, कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका सी हो जाएगा। 29 विषय हैं, ठीक है। 29 विषय पर पंचायती राज व्यवस्था कह सकते हैं, उनमें से कानून बना सकती है, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है? 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसका पालन करने वाला जो पहला राज्य था, ये राज्य था आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश किया था, ये आपकी किसने किया था? तो 9 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, आपकी बलवंत राय मेहता, जो कि इन्होंने काफ़ी ढंग से बताया कि किसी भी क्षेत्र का अगर आपको विकास करना है तो गांव में जो ब्लॉक होते हैं तो ब्लॉक में जाइए, फिर राज्य में मतलब कि आपके ज़िले में जाइए। इस प्रकार से इन्होंने 3 स्तर से बताया कि किसी भी क्षेत्र का विकास हो सकता है। अगला, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित जो आपका है वो आपका कौन सा भाग है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आपसे कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? जो कि अभी हमने आपको बताया था कि 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है? यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचायत का अगर विघटन हो रहा है उसके उपरांत जो आपके चुनाव हो जाना चाहिए वो कितने दिन के अंदर आपके हो जाना चाहिए? तो ये आपके 6 माह के अंदर, हर काम आपके लगभग 6 माह के अंदर ही होते हैं, ठीक है ना। तो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग नियंत्रक महालेखा परीक्षक और जो आपके कह सकते हैं राज्यों में होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? चलिए साथियों जवाब देते रहिए। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, आपके राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सॉलिसिटर होता है, भारत का सॉलिसिटर जो होता है वो आपका कौन होता है? तो एक न्यायिक सलाहकार होता है, ठीक है। 2 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एक न्यायिक सलाहकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन आपका देख सकते हैं वही रिपीट हुआ है। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो परामर्श देने का जो आपका काम होता है वो आपके अटॉर्नी जनरल का होता है, ठीक है, किसी और अटॉर्नी जनरल का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 नंबर में कह रहा आपसे कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है जो भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, ये लोकसभा की कार्यवाही में क्या भाग ले सकता है? तो जी हाँ, भाग ले सकता है, ठीक है। अगला है कि लोकसभा की समिति का सदस्य हो सकता है। 5 नंबर, तो लोकसभा की समिति का सदस्य हो सकता है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। और लोकसभा की बैठक में बोल सकता है, जी हाँ बोल सकता है, ठीक है। और लोकसभा की मतदान कर सकता है तो मतदान भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका 5 का हो जाएगा, आपका डी नंबर 1 और 3 यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। 5 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है?
अर्थात जो आपका कैग है, अर्थात यहाँ पर भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आर्टिकल आपका 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार को पूछा गया है, और राज्य सरकार के लिए आपके कौन होते हैं? महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में होते हैं महान्यायाधीश, उसी प्रकार से आपके राज्य में होते हैं महाधिवक्ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, सी नंबर, भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद नियुक्त जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पर 10 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, सी नंबर, 6 वर्ष होता है। ठीक है, कितने वर्ष? 6 वर्ष होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? संसद की कार्यवाही में तो भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो ये आपका है महान्यायवादी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत? तो ये आर्टिकल होता है आपका 318। ठीक है, 318। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो, राज्य लोक सेवा आयोग है ना, तो राज्य लोक सेवा आयोग है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, राज्यपाल हो जाएगा। लेकिन हटाने का अधिकार नहीं है राज्यपाल को, हटाने का अधिकार आपके राष्ट्रपति को ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वो आपका कौन सा है? 14 का जवाब, तो ये आपका था कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, 1919 के तहत यहाँ पर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी रोज बैथ्यू। ठीक है, रोज बैथ्यू। तो राष्ट्रीय फूल जो कि आपका क्या है? कमल है, वो भी किस प्रकार का? पिंक कलर का। ठीक है, पिंक कलर का। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मयूर है, और इसे जो संरक्षण दिया गया था 1972 में। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो कि 1973 में जो बाघ परियोजना आरंभ की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, राष्ट्रीय नदी आपकी गंगा है, राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद का पेड़ है, और राष्ट्रीय पर्व आपके कितने हैं? 3 हैं, एक 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और आपका 15 अगस्त। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज गीत की अगर बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा, जो कि रचित किसके द्वारा है? श्याम लाल गुप्त के द्वारा। ठीक है, अगला राष्ट्रीय धर्म की बात करें तो राष्ट्रीय धर्म क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। राष्ट्रीय विदेश नीति की बात करें तो गुटनिरपेक्षता है। राष्ट्रीय वाद्य यंत्र आपका है तो आपका सितार है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान की बात करते हैं तो आपका परमवीर चक्र हो जाएगा। और अगर भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन इन्हीं से दिए गए हैं कि भारत के राष्ट्रीय झंडा में चक्र लिया गया है। चलिए बताइए, भारत में जो राष्ट्रीय झंडा है, ये जो चक्र है वो लिया गया है कहाँ से? तो आपको पता है कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत कब दी गई थी? राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति कब दी गई? 2 का जवाब देना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहा है तो राष्ट्रीय ध्वज को दिया गया था 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड लगता है, इसके प्रथम और अंतिम पंक्ति को गाने में कितना समय लगेगा? देखो, 52 सेकंड होता है, लेकिन प्रथम और अंतिम पंक्ति को गाने में जो समय लगता है वो आपका 20 सेकंड लगता है। ठीक है, 3 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला राष्ट्रगान को अब कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान की बात कह रहा है, और राष्ट्रगान को भी जो अपनाया गया था वो भी आपको 24 जनवरी 1950 को ही किया गया था। ठीक है, डी नंबर। अगला राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इसको गाने में कितना समय लगता है?
राष्ट्रीय गीत जो आपका वंदे मातरम है इसको कितना लगता है? तो 5 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1 मिनट 5 सेकेंड, अर्थात कह सकते हैं कि 65 सेकेंड लगता है। ठीक है, 65 सेकेंड। अगला, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत को आपको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और अगर राष्ट्रीय गान की बात करता तो भी आपका हो जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया, राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। तो 7 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। यहाँ पर याद रखिए इसका जो जवाब होगा वो आपका बी होगा, 26 जनवरी 1950। और सभी जो आपके कार्य हुए हैं, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ठीक है, ये सभी आपके 24 जनवरी को हुए हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय चिन्ह हुआ है इसे 26 जनवरी 1950 को लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि शक संवत पर आधारित है 78 ईस्वी पर, इसके अनुसार साल का प्रथम माह जो चैत्र होता है इसको जो अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 22 मार्च 1957 को। ठीक है, 22 मार्च 1957 को जो आपका शक संवत कैलेंडर इसे अपनाया गया था, जिसका प्रथम माह क्या होता है? चैत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके नीति आयोग और योजना आयोग से संबंधित आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है योजना आयोग की स्थापना हुई थी, योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? योजना आयोग के जो था इसको निरस्त किया गया और नीति आयोग लाई गई, ये किसने? तो आपके नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही बनता है। ठीक है, और इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया और ये सरकारी संघवाद के सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर आपका जो गलत है आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है, अर्थात संविधान में इसे नहीं आपको दर्जा दिया गया है। तो ये आपका है योजना आयोग। ठीक है, डी नंबर, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास की अध्यक्षता कह सकते हैं कि जो आपका योजना आयोग होता था उसकी रिपोर्ट को जांच करने का अधिकार जो अंतिम होता था, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी उनका जांच करना, ये आपके राष्ट्रीय विकास परिषद का काम था। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो आपके कौन होते हैं? 6 का ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री। अगला है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया? तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखिए 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राजनीतिक दल से संबंधित जो आपके क्वेश्चन हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कह रहा आपसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो ये संस्थापक आपके कौन थे यहाँ पर? तो आपके BR अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है और कम से कम वो 4 राज्यों में आपकी सीटें चाहे आपकी हों तो 4 सीटें कम से कम होना अनिवार्य है। वो आपकी किसी भी राज्य में हो तो 4 राज्यों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, मान्यता दी जाती है। तो 3 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। 4 राज्यों में हुए मतदान में का 5% मत अगर प्राप्त हो जाता है, ठीक है, अगर 4 राज्य हैं और मतदान प्राप्त होता है उसमें से 5% लगभग वही आपकी 4 सीटें होती हैं,
तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 5% मतदान प्राप्त हो जाने पर ही उसे राष्ट्रीय दर्जा दिया जाएगा। अगला दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? दल बदल निरोधक जो आपका पारित हुआ था ये आपका कब? तो आपके 15 फरवरी 1985 को, ठीक है, 15 फरवरी 1985 को हुआ था। यहाँ पर आप क्वेश्चन भारतीय संविधान के भाग से संबंधित हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। कह रहा आपसे संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? संविधान संशोधन का जो प्रावधान किया गया है वो आपके किस में किया गया है? तो आपके 368 और भाग 20 में। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो आपके किस में है? तो ये आपके है किस में? तो आपके अनुच्छेद आपके किस में, जो निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में निर्वाचन, देखो निर्वाचन दिया गया है जो आपके 15 में है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता भाग 2 में कौन मौलिक अधिकार है? नागरिकता भाग 2 में मौलिक अधिकार हैं। तो ये आपके पता है कि नागरिकता संबंधी आपके जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार की यहाँ पर फायदा किया है। कह रहे हैं नागरिकता भाग 2 में है तो मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है, ठीक है। अगला है पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा आपके 9 में, ठीक है। किस में है? 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? आपातकालीन प्रावधान जो आपके हैं वो आपकी किस भाग में? तो याद रखिए आर्टिकल भाग जो आपका है 18, ठीक है, 18 में। अगला क्वेश्चन है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? 6 का जवाब तो भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। SC और ST जो क्षेत्र उल्लेख किया गया है ये किया गया है आपके ऑप्शन डी हो जाएगा भाग 10 में, ठीक है, भाग 10 में किया गया है। तो इतने क्वेश्चन हमने लिया था और आपने देखा कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बाहर कभी नहीं जाता है, यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो इस प्रकार से लगभग ये पॉलिटी आपकी कंप्लीट होती है और काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न भी मिले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं या कह सकते हैं कि UPSI की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका सिलेबस बहुत ही जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। सभी लोग वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।